किसकी बन रही है उमर साहब? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी ना, इसके अलावा और कोई सरकार यहाँ बनेगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ और आपके जरिए जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, अल्लाह मददगार हो, अल्लाह मददगार हो, दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्रों में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। कहना ही नहीं आ रहा है, हालात खराब तो इन्होंने किए। ये नहीं, थोड़ा नीचे करो। जम्मू में अगर आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर चला, जम्मू के हर इलाके में आज कहीं ना कहीं आपको हमलों की खबर आती है, चाहे चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, लगातार वहाँ पे जो है हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही इनकी तरफ से रही, हालात इनके दौर में खराब हुए, यात्रियों पे हमले इनके दौर में हुए। अब बीजेपी के पास पिछले 5-6 साल का और कुछ बेचने के लिए है नहीं, लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, डेवलपमेंट का नाम और निशान कहीं नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को के ऊपर अपना निशाना जो है वो बनाए रखते हैं। लास्ट फेज के लिए आज कैंपेनिंग खत्म हो रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है एनसी और कांग्रेस, कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो आपकी इंटरनल कोई सर्वे कहीं ना कहीं आई होगी। इंटरनल है तो इंटरनल ही रहेगा ना। हाँ। आप अपना इंटरनल करिए और अपने सर्वे करिए ना। हमारे इंटरनल हमारे हैं, वो 8 अक्टूबर को फिर पता चलेगा अगर वो सही है या गलत है। सरकार किसकी बन रही है उमर साहब? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी ना, इसके अलावा और कोई सरकार यहाँ बनेगी। को यहाँ बिहारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जनाब, एक तरफ से हमने बीजेपी का मुकाबला करना है, हमने बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करना है, लेकिन दूसरे तरफ से हमने अगले 5 साल का इस्तेमाल आपके रोजमर्रा के मुताबिक और मुश्किलातों को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। जिस राशन के हवाले से मैंने बात की थी, यहाँ एक वक्त था जब वजीर आजम साहब मोदी साहब ने मुफ्त गैस के चूल्हे बांटे थे, कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ, लकड़ी मत जलाओ। लेकिन उस वक्त ये कहना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस का सिलेंडर आज 1700-1800 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने चूल्हा तो पकड़ा, लेकिन उस चूल्हे को जलाने के काबिल वो नहीं रहे। हमने अपने मंशूर में उन घरों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त आपको बांट के देंगे। यहाँ एक नुमाइंदा सिर्फ आपको सिलेंडर अपने पोस्टरों पे दिखा रहा है, वही मुफ्त सिलेंडर है ना, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो साल में आपको 12 सिलेंडर मुफ्त दे। एक तरफ से उनका अकेला सिंबल वाला मुफ्त सिलेंडर, दूसरी तरफ से जनाब जावेद बेग साहब के 12 मुफ्त सिलेंडर। अब आप बताओ ना, आपको एक सिलेंडर चाहिए या 12 सिलेंडर चाहिए? जावेद बेग साहब ने अपनी तकरीर में अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगा, चलिए अच्छा, लेकिन क्या ये पहले सियासतदान है जिन्होंने पार्टी बदली? ठीक है ना, ये एक और पार्टी में थे, अपनी गलती को तस्लीम किया, कहा कि मैं उस पार्टी की सोच जो है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं,
मैं जम्मू कश्मीर और बारामूला के लोगों की भलाई और बेहतरी चाहता हूँ और सबसे बेहतर जमात उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बड़ी अच्छी बात है, हमने उनको कबूल किया। लेकिन मैदान में कितने सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जनाब जिनका पता ही नहीं चलता वो किस पार्टी के साथ है। जो आज इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे वोट मांग रहा है, उसने कितनी बार पार्टियां बदली, कितने लोगों की मदद ली। कभी तो हमारे साथ मिलकर उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी मदद की। फिर कांग्रेस में गए, फिर भटकते भटकते कहीं और गए। आज इंजीनियर रशीद साहब के साथ तो यहाँ घूम रहे हैं, अंदर अंदर से श्रीनगर में दूसरों के साथ मीटिंगें कर रहा है। जो आपको सिलेंडर दिखाता है उनका तो मुझे खुद नहीं पता चलता ना, सुबह किस पार्टी के साथ होते हैं, दोपहर को किस पार्टी के साथ होते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी तो सुबह उठ के कहते हैं ना मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, फिर दोपहर को कहते हैं मैंने कभी पीडीपी छोड़ा ही नहीं था, फिर शाम को कहते हैं ना मैं आजाद उम्मीदवार हूँ, फिर रात को दिल्ली जाके वो पद्मा का अवार्ड पकड़ के कहते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब को की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। जम्मू कश्मीर के हवाले से समझ नहीं आता कि उनकी सियासत क्या है। वजीर आजम की मीटिंग में कहता है कि 370 गया भूल जाओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहता है कि 370 वापस लाना है। यहां घूम रहा है तो उसकी जिक्र ही नहीं। आखिरकार एक मतलब लाइन तो पकड़ लो ना। अब जावेद बेग साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के अलावा और कोई बात नहीं करते, लोगों को धोखे में नहीं रखते। और मैं जानता हूं इनको मैंडेट देते वक्त मेरे एक दो साथी थोड़े नाराज हुए थे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं अपने सीनियर साथी मोहतरमा नीलोफर साहिबा का। थोड़ी देर नाराज रहे, इन्होंने अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन फिर कहा कि जमात ने जो फैसला किया है मेरे सिरांकों पे और काम कर रहे हैं यहाँ पे जावेद साहब की कामयाबी के लिए। इंशाल्लाह आगे हमारी हुकूमत बनेगी। हम नीलोफर के इस मेहनत को और इस काम को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन इसके साथ हमारे वो भी साथी थे जो चले गए। और नहीं समझ में नहीं आता ना, अगर आप जा रहे हो तो कम से कम इलेक्शन लड़ो ना, हम भी देखें आप कहां पे खड़े हो। यहां पे आप एक बेग की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जाके दूसरे बेग साहब के साथ आप बैठ के उनकी मदद करने निकले हो। वो तो आप करोगे रिजेक्ट, वो दूसरी बात है। मैं अब उनकी सियासत समझने की कोशिश कर रहा हूं। आमतौर पर जब लोग छोड़ के जाते हैं वो जाते हैं क्योंकि उनको खुद लड़ना होता है। अगर दूसरे की मदद ही करनी थी और वो भी एक बेग साहब की, तो उस बेग साहब से बेहतर तो ये बेग साहब है ना, इसकी मदद ही कर लेते। लेकिन मैं ठीक है ना, और हमारे मेहरबान जिनके साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं क्या तकलीफ थी यहाँ बारामूला से खुद कैंडिडेट उठाने का। वो भी उड़ी से लाया कैंडिडेट यहाँ लड़वाने के लिए। मेहरबानी करें ना, यहाँ पे बाकी जगहों में हम कहते हैं जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ कांग्रेस की मदद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हल के बटन को दबा के कामयाब करें और अल्लाह का करना देखो। मैंने भी हाल ही में हफ्ता पहले 2 सीटों का इलेक्शन लड़ा। बहुत चाहा था मैंने कि मेरा भी 1 नंबर का बटन होगा, लेकिन एक सीट पे दूसरे नंबर का बटन था, दूसरे सीट पे तीसरे नंबर का बटन है। जावेद बेग साहब का पहला ही नंबर बटन है। आपको अल्लाह तबारक तआला ने बहुत वाज़ेह बेहतरीन काम किया और एक फरेब और एक लोग की सियासत बदकिस्मती से
जो एक हमारी तारीख का वतीरा रही है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा एक ऐसी मुदाखलत की गई जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत और यहाँ के एक जो जनरल पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं उनकी इज्जत रेजी करने की और उनका रुतबा कम करने की कोशिश गई। उसको आपने पहले मरहले में शिकस्त फाश भी नहीं दी, बल्कि अल्लाह के मदद और अल्लाह की रहनुमाई से आपने उस नैरेटिव को बाहर दफन कर दिया। उसके बाद मुबारकबाद है आपको कि आपने जो दूसरा मरहला था श्रीनगर का, और उसमें आपने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है। जितनी भी सीटें सेंट्रल कश्मीर की थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़ेह बेहतरी हासिल है, आपने कामयाबी हासिल। आज मुझे अक्सर नौजवान कहते हैं जहां मैं जाता हूं कि रूहुल्लाह साहब को लाना चाहिए आपको। मैं उनसे पूछता हूं कि रूहुल्लाह साहब को क्यों मिलाऊं? नौजवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी बात कही। मैं आप लोगों से कहता हूं और आपके जरिए जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि नॉर्थ कश्मीर के हमारे साथियों, भाइयों, जवानों, बहनों, बेटियों, उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो। ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला उमर करेगा। टीचर दिलवा के इनको भी इनके मुतालबे हल करेंगे। वोट मांगने आया था, उस वक्त मैं अपने लिए मांग रहा था। बड़ी उम्मीद थी मेरी कि मैं आपकी